विवादे आजम, जिनके भाषण से विधायकी चली गई, 3 साल की सजा हुई और अब उसी आजम खान के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर सामने आई। आज पूरे दिन आजम खान सुर्खियों में बने रहे। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच सवाल जवाब हुए और फैसला कल सुनाने का निर्देश जारी हुआ। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, उससे पहले आज क्या क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से वो समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकता था। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि उपचुनाव नहीं टाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खतौली सीट कल खाली घोषित की गई। चुनाव आयोग ने संवैधानिक कारणों का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या गजट नोटिफिकेशन 72 घंटे रुकेगी। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि रामपुर सीट खाली नहीं रखी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम हाई कोर्ट जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि सीट खाली होने की वजह से उपचुनाव होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आजम खान को समय दे, एक मौका दे। चुनाव आयोग ने कहा उपचुनाव को टाला नहीं जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। चुनाव आयोग ने गजट नोटिफिकेशन टाल दिया है। अब सुनवाई के बाद फैसले पर निर्भर करेगा कि उपचुनाव होगा या फिर नहीं होगा। विवादों के आजम क्या बने रहेंगे विधायक? क्या आजम खान की विधायकी वापस होगी या फिर रामपुर में उपचुनाव होगा और आजम के गढ़ में कमल खिलेगा? ये सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आजम खान को 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी और सीट खाली होने के बाद उपचुनाव की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 टूक सवाल पूछते हुए कहा, क्या इतनी जल्दी एक्शन होता है? आजम खान को समय मिलना चाहिए, जिस पर अब कल फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सक्रियता को लेकर के भी सवाल खड़े किए और ये कहा कि क्या आजम खान को ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए, जिस पर चुनाव आयोग की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया गया और ये कहा गया कि चुनाव टाल नहीं सकते, जिसके पीछे संवैधानिक बंदिशें हैं। हालांकि अभी माना जा रहा है कि कल जो फैसला आने वाला है आजम खान को लेकर, उसके बाद रामपुर के सीट को लेकर के फैसला बदल सकता है या नई तस्वीर सामने आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर चुनाव आयोग के वकील का तुरंत जवाब आया। वकील ने संवैधानिक कारणों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव टाला नहीं जा सकता। चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि आयोग उपचुनाव नहीं टाल सकते। उपचुनाव नहीं टलने की वजह संवैधानिक है। सीट खाली होने की वजह से उपचुनाव होगा। रामपुर सीट खाली नहीं रखा जा सकता। आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को रामपुर के सेशन कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद आजम खान की विधायकी लगभग खत्म मानी जा रही थी। हालांकि इस बीच आजम खान ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी थोड़ी राहत मिली। हालांकि इस बार अब आजम खान की जो किस्मत का फैसला है वो कल होने वाला है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेशन कोर्ट को इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कहा गया है। यानी कि आजम खान की भविष्य पर फैसला कल आ सकता है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि रामपुर में उपचुनाव होगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास आजम से बेहतर विकल्प ढूंढने का प्रेशर बढ़ गया है और माना जा रहा है कि रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। रामपुर सीट पर पार्टी आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि अभी पार्टी ने इसका ऐलान नहीं किया है। तो दूसरी तरफ चाहे मैनपुरी हो या रामपुर, बीजेपी ने किलेबंदी शुरू कर दी है। अगर रामपुर में उपचुनाव होता है तो बीजेपी समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी पटखनी देने की रणनीति बना ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि यूपी में अब समाजवादी पार्टी का कोई गढ़ नहीं बचा और आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा में ये तस्वीर साफ हो गई थी। आगे अच्छा करना हमारे लिए लक्षित है, हम उसे चुनौती को स्वीकार करेंगे। लेकिन अब गढ़ नहीं है जी, गढ़ सब बीजेपी का। अब कोई किसी का, अब आजमगढ़ भी तो बीजेपी का ही, उसका समाजवादी पार्टी का ही गढ़ था। लोकसभा रामपुर अभी हम जीते हैं, वो भी समाजवादी पार्टी का ही गढ़ आप लोग कहते थे। तो अब गढ़ किसी का नहीं है जी, गढ़ अब भाजपा के हैं। और निश्चित रूप से ये प्रदेश की जनता आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में इस संदेश निश्चित रूप से देगी। मैनपुरी भी भाजपा जीतेगी, खतौली हमारी सीट है, हम उसे भी जीतेंगे, बड़े अंतर से जीतेंगे, और रामपुर भी बड़े अंतर से जीतेंगे। आजम खान की विधायकी पर कल सेशन कोर्ट फैसला लेगा, जिस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
ऐसे में अगर आजम खान को मिली 3 साल की सजा कम हो गई या फिर आजम खान को MP MLA कोर्ट से मिली सजा को चुनौती देने का मौका मिल जाता है तो फिर रामपुर उपचुनाव की तस्वीर बदल जाएगी और समाजवादी पार्टी के लिए केवल मैनपुरी की जंग जीतना एकमात्र लक्ष्य रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आजम खान के जहरीले बोल का इतिहास भी समझ लीजिए। उन्होंने PM मोदी और CM योगी पर विवादित टिप्पणी से पहले और कितने विवादित बयान दिए थे। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। साल 2009 का बयान था। आजम खान ने कहा था कि मुलायम सिंह धोती के नीचे खाकी निक्कर पहनते हैं। नवंबर 2015 का बयान था। आजम ने कहा था कि रेप की शिकायत से शोहरत तो मिल ही जाएगी। दिसंबर 2015 का बयान भी आजम का याद होगा आपको, जब उन्होंने कहा था कि भारत मां को डायन बताया था और कहा कि बयान पर कायम भी हूं। जून 2017 का एक और बयान आप समझिए। आजम ने कहा था कि दहशतगर्द फौज के प्राइवेट पार्ट्स काटकर साथ ले गए। और साल 2019 का वो बयान, आजम ने जया प्रदा पर तीखी टिप्पणी की थी, नचनिया तक कह दिया था। साल 2019 में ही आजम ने और कई विवादित बयान दिए थे और कहा था कि अल्लाह ने चाहा तो अधिकारी से जूते तक साफ करवाऊंगा। देश की लगाम कातिल के हाथ नहीं सौंपनी चाहिए, ये बयान भी उनका सुर्खियों में रहा था। बटन दबाकर मुजफ्फरनगर का बदला लेना है, कि भड़काऊ बयान भी उन्होंने दिया था। रामपुर सीट पर आजम खान का सियासी समीकरण भी अब समझने की जरूरत है। 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर वो जीतकर मैदान में, 1985 में लोकदल के टिकट पर जीते और 1989 में जनता दल के टिकट पर जीत दर्ज की। 1991, 1993 में जीत हासिल की। वहीं 1996 में कांग्रेस ने आजम को हरा दिया था। 2007, 2012, 2017 में SP के टिकट पर वो जीत कर आते हैं। 2022 में जेल में रहते हुए भी आजम खान ने जीत हासिल की। और बात करते हैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की। खतौली विधानसभा उपचुनाव का भी जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है इन दोनों ही सीटों के लिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। मतलब ये कि उपचुनाव में मुकाबला बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच ही साफ साफ है। 2 विधानसभाओं के और 1 लोकसभा का बाई इलेक्शन है। रामपुर और खतौली का विधानसभा का उपचुनाव है और मैनपुरी की लोकसभा का। पूर्व में 2 सीटें समाजवादी पार्टी की थी, 1 भाजपा की है। जहाँ हम लोगों ने पूरा होमवर्क कर लिया है, अपने कार्यकर्ताओं को निर्धारित कामों में लक्षित करके कार्यों में लगाया गया है। हमने अपने संगठन का स्ट्रक्चर पूरा कर लिया है और बहुत जल्दी जो चयन की प्रक्रिया है, हमारे प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, उसको पूरा करके हम केंद्र को भेजेंगे। केंद्रीय पार्टी उस पर निर्णय करके प्रत्याशी घोषित करेगी और जिस दिन प्रत्याशी घोषित करेगी हम लोग पूरे चुनाव की तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। उससे पहले भी हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। जनता का आशीर्वाद दिनों दिन बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हुआ है। लोगों का भरोसा बढ़ा है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे और दिन प्रतिदिन वोट में इजाफा हो रहा है। सर, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्या लग रहा है उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? भाई देखो संकेत भैया, 47 की आज़ादी के बाद गढ़ सबके चले गए, राजा सब विलय कर दिए संविधान में। अब जनता ही राजा है। जनता जिसका बटन दबाएगी वही हमारा नेतृत्व करेगा उस लोकसभा विधानसभा का। मुकाबला करेंगे ऐसी शक्तियों का। आजम खान ने वो दंगा कराया था। आजम खान यदि वहाँ हस्तक्षेप ना करते तो दंगा ना होता। अब हम आजम खान और ऐसी उनकी पार्टी को सबक सिखाएंगे। यह खतौली की सीट हो, आजम खान से जुड़ी हुई है, उसके जहर से जुड़ी हुई है। उन्होंने समाज में जहर घोड़ा था। और रामपुर की सीट भी हम बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। खतौली के साथ साथ रामपुर की सीट भी जीत जाएंगे। इधर अखिलेश और जयंत चौधरी ने उपचुनाव साथ साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी और रामपुर से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो खतौली से RLD अपना उम्मीदवार उतारेगी। मतलब साफ है कि पश्चिमी यूपी में जयंत कमान संभाल रहे हैं तो मुलायम सिंह यादव के गढ़ में अखिलेश मोर्चे पर डटे हुए हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि योगी के चौधरी वर्सेस अखिलेश के चौधरी के बीच अब की बार मुकाबला होगा।
यूपी में उपचुनाव की जंग तेज होती जा रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। यानी कि उपचुनाव की जंग को लेकर अखिलेश और जयंत साथ साथ हैं। यूपी विधानसभा में करारी हार के बाद एसपी और आरएलडी के गठबंधन को लेकर सवाल उठाए जाने लगे थे। अपने गढ़ पश्चिमी यूपी में भी अखिलेश और जयंत का गठबंधन कुछ खास नहीं कर सका, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश ने जयंत को राज्यसभा भेजकर गठबंधन टूटने की संभावनाओं को खत्म कर दिया है और उपचुनाव में आरएलडी और एसपी मिलकर बीजेपी को हराने की रणनीति बनाने में जुट गई है। दोनों दलों ने फैसला किया है कि खतौली सीट पर जयंत आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं एसपी और आरएलडी ने मिलकर नगर निकाय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसके लिए पार्टी ने जिला स्तर पर कमेटी बनाई है। ये कमेटी जिला स्तर पर सपा और रालोद की सीटों का आकलन करेगी। इसके बाद संभावित नाम और सीटों पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी फैसला करेंगे। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो जिताऊ हो। अखिलेश अच्छे से समझते हैं कि निकाय उपचुनाव और फिर 2024 के लिए जयंत का साथ बेहद अहम है। जयंत के एसपी के साथ रहने से पश्चिमी यूपी में पार्टी को बड़ा वोट बैंक हासिल करने में मदद मिलती है। चाचा शिवपाल को लेकर असमंजस बना हुआ है। राजभर अखिलेश का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में गठबंधन के लिहाज से अखिलेश अकेले दिखाई दे रहे हैं। इन हालात में जयंत का साथ अखिलेश के लिए अहम है और चुनाव परिणामों के लिहाज से गेम चेंजर साबित हो सकता है। अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। ओम प्रकाश राजभर ने मैनपुरी और खतौली उपचुनाव में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दोनों ही सीटों पर एसबीएसपी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन ओपी राजभर ने साफ कह दिया है कि वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि राजभर उपचुनाव में खेल कर सकते हैं। लेकिन इससे किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा, यह आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर अब सियासी मोर्चे पर अकेले डटे हुए हैं। कयास लगाया जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को टक्कर देंगे, लेकिन अब इस सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। मैनपुरी और खतौली उपचुनाव में ओपी राजभर ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी संसदीय सीट के लिए रमाकांत कश्यप और खतौली विधानसभा सीट से रमेश प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव में भी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कही है। विरासत तो आजमगढ़ चली गई, विरासत रामपुर चली गई, विरासत तमाम जगह चली जा रही है। पूरे देश की सत्ता विरासत की थी, चली गई। यहाँ की भी जा रही है क्या? अब यहाँ की जनता चाहेगी तो चली जाएगी। देखिए, जब हम पार्टी बनाए तो पहले लोग यही कहते थे कि ये सपा के लिए काम करते हैं। जब बसपा की सरकार बन जाती थी तो आरोप सपा का लगता था, फिर सपा की सरकार तो बसपा के आरोप, फिर दोनों की सरकार चली गई तो अब बीजेपी के लिए काम करते हैं। अब बीजेपी की सरकार चली जाएगी तब किसके लिए काम करेंगे? ओम प्रकाश राजभर भले ही सियासी मैदान में अकेले हों, लेकिन वो उपचुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे। उनका मकसद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जातीय वोट को नुकसान पहुंचाना है और ओपी राजभर ने ये अपने बयानों से साफ भी कर दिया है, भले ही वो राजनीतिक पहेली ही क्यों न हो। देखिए, हम जीतने के लिए तो नहीं लड़ेंगे, झूठ नहीं बोलते हम राजनीति में। इस देश में जो वंचित समाज है, जो राजनीति से वो अछूत है, जिनको राजनीति की पहचान या राजनीति के संबंध में जानकारी नहीं है, आप जैसे इस इलाके में बड़ी संख्या में प्रजापति है, पाल है, कश्यप है, साक्य है, सैनी है, माली है, आरक है, अर्कबंसी है, बंजारा है, बैलिया, कंगार है, नाई है, गूढ़ है, कुम्हार है, लोहार है। इन लोगों की राजनीति में कोई गिनती नहीं है। तो इनको भागीदारी दिलाना, इनको जागृत करना, इनके बीच में जाकर के हम समझा रहे हैं कि देश में जातिवार जनगणना के लिए लड़ो। पश्चिमी यूपी में अब की बार खतौली में उपचुनाव होने हैं। यहाँ बीजेपी से भूपेंद्र चौधरी तो समाजवादी पार्टी गठबंधन से जयंत चौधरी मोर्चे पर हैं। लेकिन इस समीकरण को तोड़ने के लिए राजभर ने रणनीति तैयार कर ली है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे और एसबीएसपी के नेता अरुण राजभर ने जातिगत राजनीति को हवा दे दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं ताकि जिस वर्ग को मौका नहीं मिला उसे मौका दिया जाएगा।
अब तक इतिहास रहा है इस पश्चिमी इलाकों की कि लोगों में जब हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें डरा कर रखा गया है, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे पाल हो, चाहे अर्कवंशी हो, चाहे कश्यप हो, चाहे बिंद हो, चाहे निषाद हो, मझवार हो, माझी हो, तुरहिया हो, तुरहा हो, तमाम जो उपेक्षित जातियां हैं उनको राजनीतिक भागीदारी न देना, उनको प्रताड़ित करके रखना, और कोई नेता अगर निकलना चाहता है तो उनको नेता न बनने देना। यहाँ आज़ादी के बाद से अब तक दो ही जाति गिनती होती है, या तो यादव या मुसलमान। बाकी सभी जातियां सिर्फ वोट देने का ठेका लेकर के उनके बीच में पीछे पीछे दौड़ने का काम करती हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन करके उनको भागीदारी दिलाना चाहते थे, जिन समाज के लोग लंबे समय तक आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के साथ खड़ा होकर के उनकी सरकार बनाने का काम किया, आदरणीय बहन जी के साथ खड़ा होकर सरकार बनाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। कश्यप, प्रजापति, अर्कवंशी की बात करने वाले राजभर भले ही मोर्चे पर अकेले हों, लेकिन उनका मकसद उपचुनाव में बल दिखाना है, क्योंकि पहले बीजेपी के साथ तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और छोटी पार्टी होने के बावजूद अपनी छाप छोड़ दी। लेकिन इस बार का रिजल्ट उलट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की कर लेते हैं, जो आज न्यूज़ 18 के कैमरे पर फूट फूट कर रोते नजर आए। सवाल यह है कि इरफान के ये आंसू कितने सच्चे और कितना ड्रामा। और आखिर एसपी विधायक की आंखों में आंसू आए क्यों, आपके मन में ये सवाल भी होगा। इन्हीं तमाम सवालों से संबंधित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एसपी विधायक इरफान सोलंकी के आंसू देखिए, वो कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं। कानपुर पुलिस जब इरफान सोलंकी की तलाश में जुटी थी और इरफान का कहीं पता नहीं चल पा रहा था, उस वक्त न्यूज़ 18 की टीम ने इरफान सोलंकी को खोज निकाला। इरफान सोलंकी लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। दरअसल इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी पर एक महिला के घर में आग लगाने का आरोप है। पीड़ित पक्ष ने जाजमऊ थाने में रिजवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। बुधवार तड़के लगभग 3 बजे कई थानों की फोर्स ने इरफान सोलंकी के घर को घेर लिया। इरफान और उनके भाई को घर से बाहर आने के लिए कहा गया, लेकिन दोनों घर से लापता हो गए। पुलिस कई घंटे तक विधायक के आवास के बाहर खड़ी रही। इस दौरान सपा विधायक इरफान सोलंकी की बेटी ने वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। कानपुर पुलिस इरफान और रिजवान की तलाश में जुटी थी। उस वक्त इरफान सोलंकी न्यूज़ 18 के कैमरे के सामने थे। इरफान सोलंकी ने न्यूज़ 18 के कैमरे के सामने आरोप लगाए कि उन्हें झूठे केस में फंसाने की कोशिश हो रही है। मेरे साथ इरफान सोलंकी साहब हैं, जो कि कानपुर से विधायक हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। इरफान सोलंकी साहब, बहुत इमोशनल मामला है, मुकदमा एकाएक पुलिस ने आप पे कर दिया है। अब पता नहीं भाई, मुझे हमें तो पता भी नहीं, मुझे तो था भी नहीं। मैं आपसे अपील करता हूँ दोस्त, मैं आपके चैनल पे, अगर वो औरत सही है तो अपने पेपर लेके जाए कमिश्नर साहब पर। मेरी छवि खराब, मेरी जवान, मेरी सियानी बच्चियाँ घर पे अकेले थी। मेरे 1 हफ्ते पहले मेरे चाचा का इंतकाल हुआ, मैं था भी नहीं। इरफान सोलंकी बेहद इमोशनल हैं, 4 बार के विधायक हैं और खुद समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आए हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। कुछ तर्क आपने पुलिस कमिश्नर से रखे हुए हैं, वो तर्क क्या है इरफान सोलंकी साहब? मेरा तो कहना ये है साहब, यदि मकान उसका है तो जाए पुलिस कमिश्नर साहब पास, जाए डीएम पास, जाए जज साहब के पास, अपने पेपर दिखाए। और जज साहब पे भरोसा नहीं है, कमिश्नर साहब पे नहीं है, किस पे भरोसा नहीं है, पेपर दिखाए ना। कई बार पुलिस एसओ ने उनसे पेपर मांगे, आज तक नहीं दिखाया। और यदि वो कह रही है कि मैंने आग लगाई, तो साहब मैं वहाँ मौजूद रहूँगा या नहीं रहूँगा, कम से कम पुलिस ने किसी ने तहरीर दी है, उसकी जाँच कर लेते। इरफान न्यूज़ 18 से बात करते रहे और उनकी आंखों से आंसू झरते रहे। इरफान का कहना है कि जिस घर को जलाए जाने के आरोप लगे हैं, उनसे उनका और उनके भाई का कोई लेना देना नहीं है और वो पूरी तरह बेकसूर हैं। ये तो इसलिए हो रहा है कि मैं बराबर वहाँ से जीतता चला आ रहा हूँ। वो बीजेपी के हाथों की कठपुतली बनी और मेरी छवि, और ख़ास तौर से वो बता रही 96 में से 86 से हम लोग परेशान कर रहे हैं, जबकि वहाँ हम 97 में तो रहने आए हैं। सब कितना झूठ बोलेगी औरत, हमें तो समझ आए। पुलिस कमिश्नर का, जबकि सबके सीनियर हैं, उनकी 1 साल बची है उनकी सेवा समाप्त होने में। इतना सीनियर अनुभवी व्यक्ति हैं, उसके बाद सच नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत गाड़ी भी आपकी जब्त हुई है? जी बिल्कुल, मेरी गाड़ी जब्त करी है। मेरे बीवी बच्चों को भी परेशान करा गया और मेरी बेगम से ये भी कहा गया अगर लड़का नहीं मिला
विधायक जी नहीं मिले तो उनके लड़के को उठा लाए, बहुत बदतमीजी करी। अकेली महिला हमारी बेगम वहाँ मौजूद थी और कम से कम 12 से 15 थाने की फोर्स, 65 से 70 पुलिसकर्मी है, 30-35 महिला कर्मचारी। मेरी बेगम के हर वो निजी सामान तक चेक कर दिया। मैं आपको क्या, बेहद इमोशनल भी है, बच्चों के साथ भी, को बचा रखी प्लीज। बच्चों के साथ भी जुल्म जाती हुई रोते हुए नजर आ रहे हैं इरफान सोलंकी साहब। बहुत इमोशनल मैटर है, अभी बोलने से बिल्कुल मना कर रहे हैं। जब न्यूज 18 ने इरफान सोलंकी को ढूंढ निकाला तो कानपुर पुलिस हरकत में आई और इरफान को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम कानपुर से लखनऊ रवाना की गई। वहीं दूसरी ओर पीड़ित महिला का आरोप है कि प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण घर खाली करवाने के मकसद से उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। चाहते हैं कि कल रात रिजवान सोलंकी के यहाँ आग लगवा के यहाँ से चले गए वो लोग। जब हम लोग वलीमे से आए तो यहाँ पे आग लगी और यहाँ के बस्ती वालों ने आग बुझाई। बहुत देर बाद यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर के लोग आए जब आग बुझ चुकी हुई थी। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रिजवान सोलंकी लंबे समय से पीड़ित परिवार को परेशान कर रहे थे और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इनको लगातार हर तरीके से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं और इनके घर पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और इनके पूरे परिवार को जान से मारने की इनके द्वारा लगातार धमकी दी जाती रही है। ये लोग इनको फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं और ये लोग जब 7/11/2022 को अपने घर पे नहीं थे तो शाम के समय लगभग 8 बजे इनके घर में आग लगा दी, जिसके चलते इनके घर में रखे हुए जो सामान थे वो जलकर खाक हो गए। और इनका ये पूरा जो मकसद है इसलिए ताकि ये लोग यहाँ से अपना घर छोड़कर चले जाए और ये लोग जो है उस जगह पे अवैध रूप से कब्जा कर सकें। इस संबंध में जो तहरीर उनके द्वारा दी गई है उसमें 2 नामजद और कुछ लोग अज्ञात में हैं। जो नामजद अभियुक्त हैं जिनका नाम रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी है, इनके गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है। रिजवान से पूछताछ के बाद हकीकत सामने आएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रिजवान सोलंकी के भाई इरफान सोलंकी के ये आंसू कितने सच्चे थे और कितना ड्रामा। ओम बाबू के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा के दौरे पर थे। सीएम योगी सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचे, जहां पर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की ये तस्वीरें भी सामने आई। सीएम योगी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा और आरती की है। पूजा के बाद सीएम को प्रसाद दिया गया। साथ ही सीएम योगी ने दान पात्र में दान भी दिया। सीएम योगी की श्री कृष्ण जन्मस्थान में पूजा अर्चना से जुड़ी ये 5 तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।